तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रतिशत में मिश्रण वाले सवाल देखने जा रहे हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके से। बड़ा मजा आ जाएगा आज के सवालों में। और मिश्रण में मुझे एक बात बताओ कि अगर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें आपने पानी मिलाया, दूध और पानी के मिश्रण में आपने पानी मिला दिया, तो यहां पर भी दूध और पानी का मिश्रण बनेगा। भाई, दूध और पानी का मिश्रण है तो दूध और पानी का ही मिश्रण बनेगा। तो क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज समान रहेगी, सेम रहेगी? दूध और पानी का मिश्रण है, बड़े ध्यान से बताना कि दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी में आपने पानी मिलाया, दूध और पानी में आपने पानी मिलाया, दूध और पानी में आपने पानी मिलाया, दूध और पानी में पानी मिलाया, तो पानी तो बढ़ जाएगा, दूध सेम रहेगा। तो क्या चीज सेम रहेगी? दूध समान रहेगा। तो क्या चीज सेम रहेगी दोस्तों? पानी सेम रहेगा। तो क्या चीज सेम रहेगी? दूध सेम, पानी मिलाया तो दूध सेम रहेगा, तो दूध सेम रहेगा। इसमें दूध समान रहेगा। अब पानी और दूध के 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 80% दूध होगा। इसमें कितना दूध मिलाएं ताकि पानी की प्रतिशतता 5% रह जाए? अब आप क्या मिला रहे हो? दूध मिला रहे हो। पानी और दूध में आप क्या मिला रहे हो? दूध मिला रहे हो। आप दूध मिला रहे हो, तो भैया पानी सेम रहेगा, पानी समान रहेगा। जो चीज मिलाते हैं, जो चीज मिलाते हैं वो चीज तो बढ़ जाएगी, जो चीज मिलाते हैं वो चीज तो बढ़ जाएगी। इसमें पानी सेम रहेगा, पानी सेम रहेगा। अच्छा, पहले 50 लीटर का मिश्रण था, अब दोनों साइड पानी को समान करना है, इस साइड भी पानी और इस साइड भी पानी। तो 50 लीटर में कितना परसेंट पानी है, जल्दी से बताओ। पानी और दूध के 50 लीटर के मिश्रण में अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि 50 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है, तो पानी सेम रहेगा क्योंकि दूध मिला रहे हैं, तो इसमें 20% पानी है, 50 का 20%, क्योंकि पानी समान करना है। इसमें कितना दूध मिलाएं? अब आपने पानी और दूध में दूध मिला दिया, तो नया मिश्रण एम बन गया, और उसमें पानी की प्रतिशत कितनी है? 5%। और दोनों साइड पानी को, 50 लीटर में 20% पानी और नए मिश्रण में 5% पानी, दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 चौका 20, 50 चौका 200, तो एम की वैल्यू आ गई 200। तो नया मिश्रण था 200 लीटर, नया मिश्रण 200, पुराना कितना था? 50 लीटर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पुराना 50 लीटर था, नया 200 है, तो कितना कितना दूध मिलाया गया? अब आप ही लोग बताओ कि पुराना 50 लीटर था, नया 200 लीटर है, पुराना 50 लीटर था, नया 200 लीटर है, पुराना 50 लीटर था, नया 200 लीटर है, पुराना 50 था, नया 200 है, पुराना 50 था, नया 200 है, पुराना 50 था, नया 200 है। कितने लीटर पानी मिलाया? कितने लीटर पानी मिलाया? वो सॉरी, कितने लीटर दूध मिलाया? 150 लीटर दूध मिलाया। 200 में से 50 को घटाओगे, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 150 लीटर आ जाएगा। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि आपने 150 लीटर दूध मिलाया, 150 लीटर दूध मिलाया, आपने 150 लीटर दूध मिलाया। ठीक है, गॉट इट।
25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। इस घोल में कितना पानी मिलाएं? दो चीजें, नमक और पानी। नमक और पानी, हम कितना पानी मिलाएं? पानी मिला रहे हैं। तो पानी में पानी मिलाओगे तो पानी भर जाएगा, नमक सेम रहेगा। तो नमक समान रहेगा दोनों साइड, नमक समान रहेगा। तो 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। दोनों साइड नमक को सेम कर लेना। 25 लीटर में 6% नमक है। 25 लीटर में 6% नमक है। इस घोल में कितना पानी मिलाएं? तो 25 लीटर से नया बन गया m लीटर, और उसमें नमक की मात्रा कितनी है? 5%। बस ये एक स्टेप लिखना होता है बस। परसेंट से परसेंट कट गया, पंजा पंजा 25, 5 छिक्की 30। तो नया मिश्रण आ जाएगा 30 लीटर का। परसेंट से परसेंट कट गया, पंजा पंजा 25, 5 बार कटा, और 5 छिक्की 30। नया मिश्रण आ जाएगा, नया मिश्रण आ जाएगा, नया मिश्रण आ जाएगा 30 लीटर। पुराना था 25 लीटर, नया है 30 लीटर। पुराना 25 लीटर है, नया 30 लीटर है। पुराना 25 लीटर है, नया 30 लीटर है। पुराना 25 लीटर है, नया 30 लीटर है। तो बताओ कितना पानी मिलाया? 5 लीटर पानी मिलाया। 5 लीटर पानी मिलाया। जो चीज मिलाते हैं ना वो चीज बढ़ जाएगी, दूसरी चीज सेम रहेगी। दूसरी चीज सेम रहेगी। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। अब ये बताओ 30% चीनी है तो 70% पानी होगा। इस घोल में चीनी और मिलाई जानी चाहिए। इस घोल में चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। चीनी का प्रतिशत 70% तो पानी का प्रतिशत 30%। अब आप चीनी मिला रहे हैं, चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है। आप देखो इस घोल में कितनी चीनी और मिलाएं, कितनी चीनी और मिलाएं। तो चीनी मिला रहे हो तो क्या समान रहेगा? पानी समान रहेगा। तो आप दोनों साइड पानी को सेम कर लेना। हम चीनी मिला रहे हैं, हम चीनी मिला रहे हैं। हम क्या मिला रहे हैं दोस्तों? चीनी मिला रहे हैं। हम चीनी मिला रहे हैं। दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड पानी को सेम कर लेना। हम चीनी मिला रहे हैं, दोनों साइड पानी को सेम कर लेना। दोनों साइड पानी को सेम कर लेना। अब ये होता 75 ग्राम चीनी का घोल है। एक 75 ग्राम था, ये मात्रा 75 ग्राम थी। इसमें पानी का प्रतिशत, पानी समान करना है। इसमें पानी, पानी को सेम करना है। तो यहां पे चीनी का प्रतिशत दिया हुआ है, पानी का आपको खुद को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो दिमाग लगाओ कि 30% चीनी है, 30% चीनी है, 30% चीनी है, तो 70% पानी होगा। 30% चीनी है, 30% चीनी है, 30% चीनी है, तो 70% पानी होगा। तो 70% पानी होगा, और पानी समान करना है तो 70% लिखना है। और उस घोल में कितना चीनी मिलाएं? तो 75 था, एम चीनी हमने 75 में कुछ चीनी मिलाई तो नई मात्रा एम बन गई। तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत कितना है? चीनी का प्रतिशत है 70%, तो पानी का प्रतिशत होगा 30%। और दोनों साइड पानी को समान करना है तो यहाँ पे 30 लिखना। प्रतिशत मत लिखा को, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 0 से 0 कट गया, 25, 25 सत्ते 175। तो नया मिश्रण कितना है? 175। पुराना कितना था? 75। पुराना कितना था? 75।
पुराना कितना था 75, पुराना कितना था 75, पुराना कितना था 75, नया कितना है 175। पुराना कितना है 75, नया है 175। तो पुराना कितना है 75, नया कितना है 175। तो कितना आपने चीनी मिलाया, 175 में से 75 को घटाओ, 100 ग्राम आपने चीनी मिलाया, 100 ग्राम आपने चीनी मिलाया, 100 ग्राम चीनी मिलाया। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी का 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाएंगे? दूध मिला रहे हैं हम, पानी और दूध में दूध को मिला रहे हैं, पानी और दूध में दूध को मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं तो पानी समान रहेगा। दोनों साइड पानी को समान कर लेना। 80 लीटर में दूध कितना है 10%, तो 80 लीटर में पानी कितना प्रतिशत होगा? दोनों साइड पानी को समान करना है, दोनों साइड पानी को समान करना है। अब जल्दी से बताओ कि 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध होता है। दोनों साइड पानी का प्रतिशत लिखना है क्योंकि पानी को समान करना है। दोनों साइड पानी का प्रतिशत लिखना है, दोनों साइड पानी का प्रतिशत सेम करना है। अब बताओ पहले मिश्रण में 10% दूध है, 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 पहले मिश्रण में 10% दूध है तो पानी का प्रतिशत कितना होगा भाई? 80 में 10% दूध है, पानी कितना होगा 90%। 90% पानी होगा जो पूछूं। और मिश्रण में पानी का 80% बनाने के लिए कितना दूध मिला रहे हैं? हम दूध मिला रहे हैं, हमें नहीं पता कितना दूध मिला रहे हैं। तो पहले पुराना मिश्रण 80 था, नया बन गया M, और उसमें कितना परसेंट पानी है? 80% पानी है। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 80 से 80 खत्म, M की मात्रा आ गई 90। तो पुराना था 80, नया है 90, इसका मतलब आपने 10 लीटर दूध मिलाया। आपने 10 लीटर दूध मिलाया। आपने कितना लीटर दूध मिलाया? 10 लीटर दूध मिलाया। आपने 10 लीटर दूध मिलाया। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलो है व इसमें भार 96% पानी है। तरबूज में दो ही चीज होती है, पानी और गुद्दा। यदि इसे धूप में रख दिया जाए, धूप में रख दिया जाए तो पानी उड़ेगा, पानी उड़ जाएगा। तो प्लस पानी और गुद्दा, तो गुद्दा को सेम कर लेना, गुद्दा सेम रहेगा, गुद्दा समान करना है। धूप में रखेंगे तो पानी उड़ जाएगा ना, पानी कम हो जाएगा। तरबूज को धूप में रख दोगे तो पानी उड़ जाएगा, गुद्दा सेम रहेगा दोनों साइड। तो दोनों साइड गुद्दा सेम करना है। एक बड़े तरबूज में 20, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किग्रा है, इसका भार का 96% पानी है और हमें गुद्दा सेम करना है। तो 96% पानी है तो 4% गुद्दा होगा। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% पानी रह जाए, तो 95% पानी रह गया तो गुद्दा कितना रह जाएगा? 5%। तो इसका घटा हुआ भार कितना है? घट के भार कितना हो गया? तो पहले तरबूज का भार कितना था? सबसे पहले 20 केजी था और उसमें 4% गुद्दा था, और नया भार घट के M हो गया क्योंकि कुछ पानी घटा है, तो नया भार M हो गया, तो इसमें 5% गुद्दा है। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 चौका 20, तो 4 चौक 16, तो नया भार हो गया 16 केजी। तो पहले 20 था, घटकर कितना हो गया? 16 केजी हो गया। तो इसका आंसर आएगा 16 केजी। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है, घटकर कितना हो गया? हो गया, तो आप जवाब दोगे 16 केजी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कितना घटा,
या पानी कितना वाष्पीकृत हुआ, पानी का वाष्पीकरण कितना 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 हुआ। तो पहले 20 केजी था तरबूज, अब 16 केजी रह गया, तो पानी का वाष्पीकरण हुआ 4 केजी, तो 20 से 16 रह गया, तो इसका आंसर आएगा 4 केजी। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घटकर कितना हो गया 16 केजी, कितना घटा 4 केजी, तो कितना घटा 4 केजी। मजा आ गया कि नहीं आ गया। चलो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को और बड़ा मजा आ जाएगा। ताजे फल में 68% पानी और सूखे मेवे में 20% पानी। ताजा और ताजा से बनता है सूखा, 2 चीजें होती हैं, पानी और गुद्दा, और इसमें भी क्या रहेगा, पानी और गुद्दा, और जब धूप में रखेंगे तो पानी कम हो जाएगा। ताजे फल, सूखा फल कब बनता है, जब धूप में रखते हो, पानी का वाष्पीकरण होता है। ताजे फल में 68% पानी है, ये ताजा फल, ताजे फल में से पानी उड़ जाएगा तो सूखा फल बन जाएगा। सूखे फल में पानी और गुद्दा, ताजे फल में भी पानी और गुद्दा। पानी उड़ गया तो दोनों साइड गुद्दे को सेम करना है, गुद्दा समान करना है दोनों साइड। ऐसा एग्जाम में लिखना मत, आप तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ। दोनों साइड गुद्दा सेम करना है, दोनों साइड अपन को गुद्दा सेम करना है, दोनों साइड गुद्दा सेम करना है, दोनों साइड। तो ताजे फल में 68% पानी है, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे मेवे में 20% पानी है। तो इसमें 68% पानी है तो 32% गुद्दा होगा, इसमें 20% पानी है और 80% गुद्दा होगा। 55 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो 55 केजी ताजा फल है, वो घटकर कितना हो गया, वो घटकर कितना हो गया, तो दोनों साइड गुद्दे को सेम करना है। तो ताजा फल कितना है 55 केजी, उसमें 32% गुद्दा है, गुद्दा सेम करना है। और नया है सूखकर हो गया एम केजी, उसमें 80% गुद्दा है। बस ये आंसर, परसेंट से परसेंट खत्म। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से कितनी बार गया 11, 11 दूनी 22। तो सूखा फल कितना है 22 केजी। तो पहला क्वेश्चन है सूखा फल कितना है, तो मैं जवाब दूंगा 22 केजी। पानी का कितना वाष्पीकरण हुआ, पानी कितना वाष्पीकृत हुआ, पहले 55 केजी था, 22 केजी, 33 केजी का वाष्पीकरण हो गया, 33 केजी पानी उड़ गया। तो 55 केजी था, 55 से 22 केजी हो गया तो 33 केजी पानी उड़ गया। तो पानी का कितना वाष्पीकरण हुआ, 33 केजी वाष्पीकरण हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर गई होगी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्या बात शानदार तरीके से बिल्कुल भेजे में उतर गई। ये बात बिल्कुल भेजे में उतर गई। चलिए अब बड़े ध्यान से सुनना। पृथ्वी ने अपनी कॉलेज फीस पर 89,745 रुपए, व्यक्तिगत विकास क्लास पर 51,251 रुपए खर्च किए, तो उसका कुल खर्चा कितना है। 89,745 और 51,291, ये उसका टोटल खर्चा, दोनों को जोड़ लो। अगर पूछा जाए
कि इनका टोटल खर्चा कितना है, कॉलेज फीस पर इतना हुआ और व्यक्तिगत विकास क्लास पर इतना खर्च हुआ। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो उसे टोटल खर्चा पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, टोटल खर्चा पता चल जाएगा। 5 और 1 6, 9 और 4 13, 1 हासिल। 7 और 9 9 और 1 10, 1 हासिल। 9 और 1 10 और 1 11, 1 हासिल। 8 और 5 13 और 1 14। तो 1,41,036 रुपए उसका कुल खर्चा है। अब कुल रकम का शेष 27% उसके पास है। अब 27% उसकी बचत है ना, उसके पास नगद है मतलब बचत है ये 27%। अब दिमाग लगाओ कि 27% उसके पास बचा हुआ है तो खर्चा कितना हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 27% उसके पास बचा है, 27% उसके पास बचा हुआ है, तो इसका मतलब खर्च कितना हो गया होगा। पूरी क्लास बताओ कि 27% उसके पास बचा है, 27% उसके पास बचा है, 27% उसके पास बचा है, 27% बचा है, तो खर्चा कितना हो गया होगा। पूरी क्लास जवाब दो। 27% उसके पास शेष बचा हुआ है तो खर्चा कितना हो गया होगा, 73%। खर्चा हुआ हो गया 73%, उसका खर्चा हुआ होगा। 100 में से 27 को घटाऊंगा तो 73% उसका खर्चा। और कुल खर्चा कितना है ये, तो इसका मतलब खर्चे को खर्चे के बराबर करोगे ना, तो 73% की वैल्यू ये है। खर्चे को खर्चे के बराबर करोगे तो कुल रकम कितनी थी, 100%। तो 73 को नीचे, इसमें 73 का भाग देना है और इंटू 100। अब ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, अब इसमें बुद्धि का प्रयोग करना है। देखो 100 से 73 तो कटेगा नहीं, तो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी। 3 से 6 कितनी बार जाता है, 2 बार, तो जहां पे 2 बनेगा तो लास्ट में जिसका भी 200 होगा वही आंसर होगा। ये 400, ये 800, ये 600, ये 200। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो यही बनेगा 1,93,200। 1,41,036 में 73 का भाग दोगे तो 1,932 ही बनेगा और 2 जीरो आएगी। कैसे पता चला, यहाँ 2 बनेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो लास्ट में 2 बनेगा। और लास्ट में 200 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। लास्ट में 200 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, ठीक है, चलिए। वैशाली ने अपनी कॉलेज फीस पर 31,897 रुपए खर्च किए। तो कितना खर्च किया, 31,897 रुपए खर्च किए। और व्यक्तिगत विकास क्लास पर 38,789 रुपए खर्च किए। 38,789 रुपए खर्च किए। तो ये तो कॉलेज पर खर्च किए और ये व्यक्तिगत क्लासों पर खर्च किए। ये कॉलेज पर खर्च किए, ये व्यक्तिगत क्लासों पर खर्च किए, कॉलेज पर खर्च किए, व्यक्तिगत क्लासों पर खर्च किए, ये कॉलेज पर खर्च किए, ये व्यक्तिगत क्लासों पर खर्च किए। तो दोनों में कुल खर्चा कितना आ गया, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। 9 और 7 16, 9 और 8 17 और 1 18, 1 हासिल। 8 और 7 15 और 1 16, 1 हासिल। 8 और 1 9 और 1 10, 1 हासिल। 3 और 3 और 6 और 1 7। तो 70,686 रुपए उसके खर्च हो गए। 9 और 7 16, 1 हासिल। 9 और 8 17 और 1 18, 1 हासिल। 8 और 7 15 और 1 16, 1 हासिल। 8 और 1 9 और 1 10, 1 हासिल। 3 और 3 6 और 1 7। तो 70,000 उसके 70,886 रुपए खर्च हो गए। 70,886 रुपए खर्च हो गए और कुल रकम का शेष 23% उसके पास है, 23% उसकी बचत है। तो खर्चा कितना हो गया होगा, 23% उसकी बचत है तो खर्चा कितना हो गया होगा, 77%। 100 में से 23 को घटाओ, 77% उसका खर्चा हो गया होगा। तो खर्चा कितना है उसका, ये रहा। तो 77% की वैल्यू ये रही। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 77 को नीचे, 100 को इंटू में। अब 100 और 77 कटेगा नहीं तो लास्ट में 2 जीरो तो बनेगा ही, और 2 जीरो तो इसी ऑप्शन में। 7 8 56, 7 का पहाड़ा पढ़ो जो 6 आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 28, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्तू 49, 7 8 56।
सत्तू अट्ठू छप्पन, सत्तू अट्ठू छप्पन, तो लास्ट में 800 बनेगा, और 800 तो इसी में, जब इसमें भाग लगाओगे तो मेरे प्यारे साथियों यही बनेगा 91,800, 91,800। चलिए ठीक है। सारंग अपने मासिक वेतन का 6% अर्थात 2100, मतलब 6% की वैल्यू 2100 दे रखी है उसने शुरू में, 6% अर्थात 2100, मतलब 6% का वैल्यू 2100 दे रखा है, 6% मतलब अर्थात 2100, तो 6% अर्थात 2100, 6% अर्थात 2100। सारंग अपने मासिक वेतन का 6% अर्थात 2100, 6% अर्थात 2100, 6% अर्थात 2100, 6% अर्थात 2100, तो 6% की वैल्यू दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, 6% की वैल्यू दे रखी है, 6% अर्थात 2100। श्री सारंग अपने मासिक वेतन का 6% अर्थात 2100, तो 6% अर्थात 2100, मतलब 6% की वैल्यू 2100 दे रखी है। बीमा पॉलिसियों पर निवेश करता है, 6% बीमा पॉलिसियों पर निवेश करता है, 6% बीमा पॉलिसियों पर निवेश करता है। वह मासिक वेतन का 8% पारिवारिक मेडिक्लेम पॉलिसियों में निवेश करता है, तो 6% निवेश किया, फिर उसने अपने मासिक वेतन का 8% और निवेश किया, फिर उसने 9% एनएससी में निवेश करता है, 9% और निवेश किया, तो उसका कुल निवेश है 8 और 6 14 और 9 23, तो उसका कुल निवेश है 23%। तो श्री सारंग की कुल वार्षिक निवेश राशि कितनी होगी, तो वो 23% निवेश करता है, 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 तो 23% का वैल्यू निकालना है, तो 6 को नीचे भेज दो और 23 को इंटू में भेज दो, तो ये महीने का निवेश आ गया, क्योंकि मासिक का मतलब होता है महीने, ये महीने का निवेश आ गया, उसका टोटल निवेश, महीने का टोटल निवेश, वो वार्षिक निवेश पूछ रहा है, तो भैया ये आंसर नहीं होगा। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 6 पंजे 30, 23 पंजे 115, 11 23 तिया 69 और 11 80, तो बहुत से बोलेंगे 8050, जो भी 8050 बोलेगा सीधा सीधा गलत, क्योंकि महीने का दे रखा है, तो पूछ रहा है वर्ष का, पूरे साल भर का निवेश कितना होगा, 12 का जरूर और गुणा कर देना, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, तो 96,600, ये आंसर हो जाएगा। पूरे साल भर का निवेश पूछ रहा है, 12 का गुणा करना मत भूल जाना, 12 का गुणा करना मत भूल जाना। 8050 बिल्कुल गलत उत्तर होगा, 12%, 12 का गुणा जरूर करना है, 12 का गुणा जरूर करना है मेरे प्यारे साथी। चलिए, सुश्री सुजाता अपने मासिक वेतन का 7% अर्थात 2170 रुपए बीमा पॉलिसियों में निवेश करता है, वह मासिक वेतन का 18% पारिवारिक मेडिक्लेम पॉलिसियों में निवेश करता है, और वेतन का 6% एनएससी में निवेश करता है। अच्छा ये बताओ कि सुजाता अपने मासिक वेतन का 7% अर्थात 2170 रुपए बीमा पॉलिसी में, मतलब 7% की वैल्यू पता है 2170, तो मतलब हमें 7% की वैल्यू पता है 2170, उसका टोटल निवेश कितना है, 60% तो बीमा पॉलिसियों में निवेश करती है, 18% पारिवारिक मेडिक्लेम में निवेश करती है, और 6% एनएससी में निवेश करती है, तो 18 और 6 24 और 7 31% उसका निवेश है, तो आपको 31% का वैल्यू निकालना है, टोटल टोटल निवेश बताना है ना, 7 को नीचे भेजो और 31 को इंटू में, और वो कुल वार्षिक निवेश पूछा है, ये महीने का निवेश आ रखा है, ये महीने का निवेश दे रखा है, वार्षिक निवेश पूछा है, तो 12 का गुणा करना मत भूल जाना किसी भी कंडीशन पे, तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, 31 का गुणा होता है 961, 31 इंटू 31 होता है 961, एक जीरो और है, 12 का गुणा कर लो, 12 एकम 12, एक हासिल, 12 छिंग 72 और एक 73, 7 हासिल, 12 नम्मा 108 और 7 115, तो 115 320, 115 320,
तो डी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। तो जो आपका उत्तर बनेगा डी, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा डी, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा डी। डी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। अब इसी में लगे हाथ हम आय और कर के क्वेश्चन देख लेते हैं। आय कर, चलिए अच्छा, आय बराबर क्या होता है? आय में हम क्या देते हैं बेटा? कर देते हैं। आय बराबर होगा शुद्ध आय प्लस कर। जैसे मैं 90 रुपए कमा के लेके आया, 10 रुपए कर के रूप में दे दिए, तो मेरे पास शुद्ध आय कितनी बचेगी? 80। तो मेरी टोटल इनकम 90 रुपए है, उनमें से मैंने 10 रुपए टैक्स के रूप में दे दिए, तो 80 रुपए मेरा क्या होगा? शुद्ध आय होगी। शुद्ध आय होगी, शुद्ध आय होगी, शुद्ध आय होगी। ठीक है। ठीक है, आय बराबर क्या होता है? शुद्ध आय प्लस कर। अगर मैं कहूं कि मेरा कर 20% बढ़ गया, मेरे कर में 20% की बढ़ोतरी हो गई, 20% की बढ़ोतरी हो गई, कर में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो 10 का 20% होता है, 10 का 20% होता है दोस्तों 2। तो मेरे कर में 2 की वृद्धि हो गई, मेरे कर में 2 की वृद्धि हो गई, तो 10 का 20% होता है 2 रुपए, तो मेरा कर हो गया 12 रुपए। कर में 2 की वृद्धि हो गई, तो मेरी शुद्ध आय 2 रुपए कम हो जाएगी, तो मेरी आय हो जाएगी 78। अगर मेरे कर में 2 रुपए की वृद्धि हो गई, तो मेरी आय में, शुद्ध आय में 2 रुपए की कमी हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 रुपए कर के रूप में ज्यादा दे रहा हूं, तो शुद्ध आय मेरी 2 रुपए कम हो गई। देखो 78 और 12 90 तो होगा। अगर मेरी कर में 2 रुपए की वृद्धि हो गई, तो मेरी आय में 2 रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक है। शुद्ध आय, वास्तविक आय बोलते हैं जिसे, वास्तविक आय। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, तो जितने रुपए कर में वृद्धि उतने रुपए आय में कमी। जितने रुपए कर में वृद्धि, तो जितने रुपए कर में वृद्धि होगा उतने रुपए हमारी शुद्ध आय में, वास्तविक आय में कमी हो जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 रुपए कर में वृद्धि हो गई, तो 2 रुपए वास्तविक आय में कमी हो जाएगी। अगर हमारे 2 रुपए कर में वृद्धि कर दिए गए, हमारे टैक्स में 2 रुपए की वृद्धि कर दी गई, तो हमारी वास्तविक आय में 2 रुपए की कमी हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू समान होंगी। अगर हमारे कर में 2 रुपए की वृद्धि हो गई, तो हमारी वास्तविक आय में 2 रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलो। अगर आयकर 19% बढ़ा दिया जाए, आयकर को मैं मान लेता हूं, कर को मान लेता हूं के। अगर के 19% बढ़ा दिया, के का 19%, तो हमारी वास्तविक आय 6% कम हो जाएगी। वास्तविक आय को मैं मान लेता हूं ए, वास्तविक आय में 6% की कमी हो जाएगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जितना हमारे कर में वृद्धि होगी, उतनी हमारी इनकम में कमी होगी। तो कर मेरा 19% बढ़ गया, तो के का 19%, तो आय में 6% की कमी हो गई, आय में 6% की कमी हो गई। तो कर में 19% की वृद्धि और आय में 6% की कमी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। कर में 19% की वृद्धि और आय में 6% की कमी, कर में 19% की वृद्धि और आय में 6% की कमी, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो कर और आय का रेशो निकाल लो, आमने सामने की वैल्यू। तो कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और आय की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। कर की वैल्यू 6 और आय की वैल्यू 19। अब मेरे को ये बताओ, टोटल इनकम कितनी होगी मेरी? टोटल इनकम 19 और 6 25।
टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 19 और 6 25। अगर मैं आय में कर को जोड़ लूं तो टोटल इनकम आ जाता है। अगर मैं 80 में 10 को जोड़ लूं तो 90 आ जाएगा। ये हमारा कर है 9, ये आय है 19, शुद्ध आय है 19। अगर मैं 19 में 6 को जोड़ लूं तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, 2500 रुपए। तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 25 रुपए। तो आयकर की दर ज्ञात करनी है। आय टैक्स कितना प्रतिशत लग रहा है? तो टैक्स लग रहा है 6 पर, 6 रुपए लग रहा है। इस पर टोटल इनकम, तो कर प्रतिशत कैसे निकालोगे? आयकर कैसे निकालोगे? आयकर प्रतिशत में कैसे निकालोगे? जितना कर लग रहा है नीचे टोटल इनकम और गुणा 100। कर कितना है? 6, टोटल इनकम कितनी है? 25 और गुणा 100। तो 25 से 100 को काटो 4 बार, 6 चौक 24%। देखो कर की वैल्यू 6 है ना, आमने सामने की वैल्यू ना, कर की वैल्यू 6 और इनकम आय की वैल्यू 19। अब इतना तामझाम आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। तो हमें आयकर निकालना है, वो भी प्रतिशत में। ऊपर लिखूंगा जितना कर लिख रहा है, नीचे लिखूंगा टोटल इनकम और गुणा 100। देखो आयकर का 19% शुद्ध आय के 6% के बराबर। तो कर की वैल्यू 6 हो जाएगी ना, आमने सामने की वैल्यू। कर की वैल्यू 6, कर मतलब टैक्स की वैल्यू 6, टैक्स की वैल्यू 6, आय की वैल्यू 19, 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 टैक्स की वैल्यू 6, आय की वैल्यू 19। तो टैक्स की वैल्यू कितनी है बाबू? 6। और इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 19 और 6 25। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 19 और 6 25 इंटू 100 डायरेक्ट कर सकते हो। 24% टैक्स लगेगा, 24% टैक्स लगेगा, 24% टैक्स लगेगा। हमें आयकर प्रतिशत निकालना है। तो ऊपर जितना कर लिख रहा है, नीचे टोटल इनकम और गुणा 100। आयकर आयकर की दर में 23% की वृद्धि हुई और वास्तविक आय में 2% की कमी हुई। तो आय कर कितना है? 2 रुपए, आमने सामने की वैल्यू। आय कितनी है? 23। आय कर कितना? 2, आय की वैल्यू 23, आमने सामने की वैल्यू। ऐसे निकालोगे ना, कर का 23% आय के 2% के बराबर। तो कर की वैल्यू 2 और आय की वैल्यू 23। तो कर की वैल्यू 2 होगी, टोटल इनकम कितनी होगी? 23 और 2 25 और गुणा 100। 25 से 100 को काटो 4 बार, 4 दूनी 8%। तो आपकी इनकम रेट लग रहा है बाबू 8%। मजा आ गया होगा ऐसे सवाल को करने में, दिल खुश हो गया होगा, आत्मा प्रसन्न हो गई होंगी। दिल से जवाब देना, दिल से पूछ रहा हूं। हमारी मैथ की बुक आप ले सकते हैं, मात्र और मात्र खुशखबरी आप लोगों के लिए। आप सबको बेटा, आप सबको जो भी पढ़ रहे हैं मेरे से, एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो खासकर लेनी है, यूट्यूब वाले बच्चे भी लेंगे, ध्यान रखना इनको, है ना। पूरा, मैं पहली खासियत बता रहा हूं कि जो भी आप एग्जाम देंगे पूरा के पूरा पेपर इसी बुक में से आएगा। पूरा के पूरा पेपर, सबसे खास बात है ये, पूरा के पूरा पेपर इसी बुक में। ये उस तरीके से डिजाइन हुई है कि एक भी टाइप नहीं छूटा है, सारे क्वेश्चन कर लेना। पूरा के पूरा पेपर इसी बुक में से आएगा, पूरा के पूरा पेपर इसी बुक में से आएगा। दूसरी खास बात है, सबसे कम प्राइस है, मात्र 99 रुपए में। 99 रुपए में, 250 रुपए प्राइस रख रहा था, लेकिन मैंने कहा एक दिन की सेल रखते हैं, एक दिन ऐसा देते हैं बच्चों को जो सच में ही मतलब जिनको जरूरत होगी वो 99 रुपए में इसको जरूर खरीदेगा, वरना पैसे वाले तो 250 रुपए में भी खरीद सकते हैं। तो पैसे वाले जो हो वो संडे मंडे ट्यूसडे को ले लेना, जो पैसे वाले नहीं हो, जिनको सच में ही 99 रुपए में लेनी है, वो संडे को इस बुक में लेना। तो कब मिलेगी? केवल संडे को मिलेगी, केवल संडे को मिलेगी ये बुक, केवल संडे को उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? एग्जामपुर एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एग्जामपुर एप्लीकेशन पर कहां ढूंढेंगे? 99 स्टोर, एक फोल्डर बन रहा होगा 99 स्टोर में, वहां पर एग्जामपुर एप्लीकेशन में खोलोगे तो 99 स्टोर दिख जाए, वहां पे, वहां से मेरी बुक ले सकते हैं। मात्र और मात्र संडे को लेंगे।
अब कौन अमीर है कौन गरीब है कमेंट करके बताओ कि कौन संडे को लेगा कौन मंडे को लेगा। फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर 250 रुपए की मिल रही है बुक को। फ्लिपकार्ट पर भी ले सकते हैं, 250 रुपए की मिलेगी फ्लिपकार्ट पर, 249 रुपए की। फ्लिपकार्ट पर 249 रुपए की ये बुक मिलेगी। फ्लिपकार्ट पर 249 रुपए की ये बुक दी जाएगी। फ्लिपकार्ट पर 249 रुपए की ये बुक दी जाएगी। जिसको फ्लिपकार्ट से चुल्ल मच रही है फ्लिपकार्ट से भी ले सकता है 249 रुपए में। ये बुक हम 99 रुपए में बेच रहे हैं, केवल 2000 बुक बेच रहे हैं, ध्यान रखना 2000 बुक। और इस संडे को 2000 बुक तुरंत तुरंत बुक हो जाएंगी, तुरंत के तुरंत। एक ही दिन की सेल रखी है, केवल 2000 बुक छपवाई है, क्योंकि बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। एक बुक में 150 रुपए का लॉस है, ध्यान रखना। हमारी कॉस्टिंग निकल के आई है 240 रुपए इस बुक की। एक बुक को छपवाने में टोटल 240 रुपए लगे हैं, डिलीवरी सहित। ठीक है, हम 99 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 140 रुपए का घाटा हम सह रहे हैं एक बुक पर। तो हम केवल 2000 बुक तक का घाटा सह सकते हैं, इससे बड़ा नहीं घाटा सह सकते। और 250 रुपए की हम बेचेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को। संडे को बेचेंगे हम 99 रुपए की, क्योंकि ठीक है। तो संडे को ले लेना 99 रुपए का। इस संडे को मिलेगा एग्जामपुर एप्लीकेशन पर 99 स्टोर में। ठीक है, ये बात याद रख लेना। बाकी दिन हम 250 रुपए की बेचेंगे, क्योंकि लॉस बहुत तगड़ा हो जाएगा, लॉस को भी कवर करना है। तो आपकी मर्जी है, तब कभी भी ले सकते हैं। मंडे ट्यूसडे को लेना हो तो 250 रुपए की ले सकते हैं, और संडे को लेना हो तो 99 रुपए की ले सकते हैं। मकसद ये है लॉस में बेचने का कि आप तक ये बुक पहुंच जाए बस, क्योंकि पूरा के पूरा पेपर इस बुक में से फंसेगा। और जब पूरा पेपर फंसेगा तो हमें यही चाहिए बस, पूरा पेपर, आपका पूरा पेपर फंसना चाहिए इस बुक में से। इस बुक को संभाल के रख लेना जिंदगी भर के लिए। ठीक है, चलिए, मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा।